डियर लाना, ये जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का बेसिक्स ऑफ आईटी। क्लास 9th और 10th में जितने भी यूनिट्स पढ़ेंगे हम, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे वो उन सभी यूनिट में सबसे ज़्यादा इस यूनिट में से आने वाले हैं। और क्योंकि ये यूनिट एकदम ABCD बेसिक होने वाला है, तो बिल्कुल इसे समझ के पर सुनना और याद रखना अपने लफ्ज़ों में, तो ये याद रहेगा क्योंकि बहुत ही इजी और बेसिक सा यूनिट है। तो स्टार्ट करेंगे हम कंप्यूटर से, और बाय द वे ये 2021 का सेशन के लिए है। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन तो आप पढ़ ही चुके हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको दो बातों का ध्यान देना है। एक तो हो गया माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा हो गया इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली CPU को कह सकते हो, तो एक चिप होती है बेसिकली, ऐसे आसानी से समझ लो। तो आजकल के कंप्यूटर में ये माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। और जहाँ तक रही IPO साइकिल की बात, तो उसको एक छोटे से एग्जांपल से समझो, जिसे आपने क्लास 4th में भी पढ़ा था। क्लास 4th में हमने उसे ऐसा जाना था कि जैसे कि आपको एक पाइनएप्पल जूस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पाइनएप्पल को कट करेंगे, उसके स्लाइसेस को जूसर या मिक्सर में डालकर मिक्सर ऑन करेंगे, और उसके बाद जब मिक्सर एक बार तैयार हो जाता है तो मिक्सर में मुंह डालकर नहीं पिएंगे, बल्कि पहले उसे हम एक ग्लास में पोर करेंगे और उसके बाद उसे पिएंगे, है ना। तो उसमें जो आपने पाइनएप्पल को छील कर उसके स्लाइसेस तैयार किए थे और वो जूसर में डालने के लिए, मिक्सर में डालने के लिए तैयार थे, वो स्लाइसेस हमारे इनपुट हो गए। और एक बार इनपुट को आपने मिक्सर में डाल दिया और ऑन कर दिया, तो मिक्सर मशीन जो है उसे उसका जूस बनाना उसने शुरू कर दिया था, यानी कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। और जब प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट, जिसे कि हम आउटपुट कहते हैं, तैयार है, तो उसको हम वहीं प्रोसेसर के मशीन में से नहीं लेते हैं, बल्कि उसे बाहर एक प्रॉपर फॉर्म में तैयार किया जाता है। जैसे कि हमने उसे एक ग्लास में बाहर किया, तो ग्लास में बाहर निकलने के बाद वो आउटपुट तैयार मिलता है हमें, जिसे फिर हम यूज़ करते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे डेफिनेशन, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक मिनट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, और ये क्या करता है, ये जो भी डेटा इनपुट होगा उसे एक्सेप्ट करेगा, यानी कि जो भी आप इनपुट डेटा कर रहे हैं, डेटा को इनपुट कर रहे हैं, उसे ये ले रहा है और उसके बाद उसे प्रोसेस कर रहा है, यानी उस पर काम कर रहा है। और उसके बाद वो प्रोसेस करने पर जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, उसे वो आउटपुट कर रहा है। ठीक है, चलो। तो कौन सी दो चीज़ें हो गई कंप्यूटर डेफिनेशन में, एक तो माइक्रो प्रोसेसर और दूसरा IPO साइकिल, ये दोनों आपको मेंशन करना है। अब इसके कुछ सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बहुत ही फास्ट है, बहुत ही सही एक्यूरेट है, वर्सेटाइल यानी मल्टीपर्पज़ है, और हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कितनी सारी मूवीज़, गेम वगैरह आप स्टोर रहते हैं ना। चलो, फिर इसके बाद जो है, इसी कंप्यूटर टैग में हमारा अगला टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है और ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम इसे बाद में दूसरे एक टॉपिक के लिए डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, इसमें जो है आपके नोट्स में 3 ही चीज़ें फ़िलहाल लिखी हुई हैं सिलेबस से। तो इसमें पहला हो गया आपका इनपुट डिवाइसेस, जिससे कि आप अपने सिग्नल को CPU में इनपुट करते हैं। और जैसे आपको बताया गया था ना IPO साइकिल में, वो जो पाइनएप्पल के स्लाइसेस थे, तो वो पाइनएप्पल के स्लाइसेस कहाँ से तैयार होते हैं, इनपुट डिवाइसेस से तैयार होते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया। कीबोर्ड में कोई भी की को आप प्रेस करते हो, तो वो उस की का सिग्नल अंदर जाता है ना, किसके अंदर जाता है, CPU के अंदर जाता है। और फिर CPU क्या करता है, CPU उसको प्रोसेस करता है, देखता है कि कौन सी की प्रेस हुई है, और फिर जब वो पता लगा लेता है कौन सी की प्रेस हुई है, तो वो उसका आउटपुट कहाँ भेजता है, वो उसका आउटपुट हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे भेजता है। तो इनपुट डिवाइस तो आपको पता ही है, CPU का काम क्या हो गया, प्रोसेसिंग करना, और वो प्रोसेसिंग करके जो रिज़ल्ट तैयार करता है, उसका आउटपुट किस आउटपुट डिवाइस पे तैयार हो हमें दिखाई देता है। तो आमतौर से हम मॉनिटर स्क्रीन पे उसका आउटपुट देखते हैं।
तो ये रहा इसका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें कि कीबोर्ड, स्कैनर, इसको हम बाद में और भी डिस्कस करेंगे स्कैनर कैसे इनपुट डिवाइस है। और सीपीयू में क्या होता है, वो सिंपली जो डेटा को इनपुट किया जाता है उसे प्रोसेस करके आउटपुट रिज़ल्ट में बदलता है। और इसके बाद आउटपुट डिवाइस जो है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर क्यों, प्रिंटर भी तो पेपर पे इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके आउटपुट करता है ना, बाहर दिखाता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया, है ना। चलो अब इसके बाद बाय द वे इसका जो नोट्स है इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और इस वीडियो से जुड़ी अगर कोई भी अपडेट आती है तो कमेंट में मैं उसे पिन कर दूंगा। आप वीडियो देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन से नोट्स ले लेना और कमेंट बॉक्स से देख लेना कोई अपडेट है या नहीं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सीपीयू। और सीपीयू तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, और ये हमारे इनपुट डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट रिज़ल्ट में तब्दील करता है। नेक्स्ट, अब इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो देखो 5 हिस्से होते हैं, और इसे याद करने की एक ट्रिक है AC और फिर RBC। तो AC क्या है, गर्मी में यूज़ होती है कंडीशनर। RBC क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना। तो ये तो मतलब याद करने की ट्रिक थी। अब इसे इनका एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। A फॉर ALU, C फॉर CU, R फॉर रजिस्टर, B फॉर बस, C फॉर क्लॉक। अब चलो इनको एक एक करके देख लेते हैं कि ये हैं क्या काम करते हैं। तो स्टार्टिंग विद ALU भी आपने पढ़ा ही हुआ है बचपन से, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। फुल फॉर्म थोड़ा वेरी करता है, डजेंट मैटर। आपको क्या ध्यान देना है कि ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली। और लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो अभी अगर से पूछ दिया कि कंप्यूटर सीपीयू का कौन सा हिस्सा ग्रेटर देन से लेस देन का कंपैरिजन कर सकता है, तो वो कौन सा होगा, आप बोलोगे वो लॉजिकल यूनिट है ALU में, ठीक है। फिर CU, तो CU का तो देखो जैसा नाम वैसा काम, नाम है कंट्रोल यूनिट, और ये CPU में चलने वाले हर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद आता है हमारा रजिस्टर। अच्छा देखो यहाँ पे रजिस्टर जो है ना, रजिस्टर एक बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है। मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे घर में आलू चिप्स बनना है तो एक एक आलू को तुम कढ़ाई में खौलते तेल में डालने से पहले एक एक आलू को तुम मंडी से जाकर ले आओगे, या अपने गली के जनरल स्टोर से लेकर आओगे, या तुम्हारे किचन में पड़ा जो टोकरी है उससे निकाल कर तैयार करोगे। वेल ऑफ कोर्स अगर तुमने पहले ही नहीं छीला हुआ है तो तुम टोकरी से लेना शुरू करोगे। क्यों नहीं मंडी जा रहे हो? क्योंकि ना कि सिर्फ आसानी है, बल्कि पास से आलू लेने से क्या फ़ायदा होगा, टाइम कम लगेगा मतलब आलू चिप्स जल्दी तैयार होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा आउटपुट तैयार जल्दी होगा, और आउटपुट जल्दी तैयार होने से क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए कई तरह की मेमोरी बनाई गई, उसमें से एक तरह की मेमोरी को हम कहते हैं रजिस्टर्स। अब देखो ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, और इसे कब यूज़ किया जाता है, इसे प्रोसेसिंग के दौरान यूज़ किया जाता है। ये बहुत कम भी होती है, बहुत छोटी होती है। अब देख लो टोकरी का साइज़ कितना होता है, जनरल स्टोर में बोरिया के साइज़ कितना होता है, और मंडी में तो गोडाउन भर के सारी सब्जियां रखते हैं, है ना। तो उसी तरीके से तो रजिस्टर छोटी सी मेमोरी होती है, बहुत फास्ट मेमोरी होती है, प्रोसेसिंग के दौरान यूज़ की जाती है, और बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगी होती हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये 3 चीज़ें। तो अब अगला हमारा टॉपिक हो गया बस। तो बस हम किस लिए यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन हम जो बस यूज़ करते हैं उसमें तो इंसान सवार करते हैं। यहाँ CPU में जो बस यूज़ हो रही है इसमें डेटा इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। और कैसे होता है, जो भी वायर्स या सर्किट बने होते हैं उनके अंदर से डेटा गुज़रते हैं, तो इन्हीं वायर्स या सर्किटरी को हम बस कहते हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो सर्किट होता है उसी को हम, उस सर्किटरी को बस कहते हैं। फिर फाइनली हो गया हमारा क्लॉक।
तो क्लॉक क्या है? क्लॉक सीपीयू का ऑब्वियसली एक कंपोनेंट है और इसका काम ये होता है कि कोई भी प्रोसेस अगर शुरू होता है तो उसे कंप्लीट होने को कितना टाइम लगेगा, ये टाइम उसको वो देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कभी पेन ड्राइव से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से पेन ड्राइव में कुछ कॉपी कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें दिखा रहा होगा 2 मिनट्स रिमेनिंग, 1 मिनट 30 सेकेंड रिमेनिंग। वो टाइम कौन कैलकुलेट करता है? वो टाइम कैलकुलेशन का हर प्रोसेस के लिए वो टाइम कैलकुलेशन क्लॉक करता है। और अगर उस टाइम से कम ज़्यादा टाइम हो गया तो कम होने से तो प्रॉब्लम नहीं, अगर ज़्यादा टाइम लेने लग गया तो फिर आपका कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी स्पीड को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो वो हो गया हर्ट्ज़, HZ जिसे शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो 5 कंपोनेंट्स हो गए। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन के लिए, सबको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट, और फास्ट प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही तेज़ मेमोरी रजिस्टर्स, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए बस, और हर प्रोसेस को या हर एक ऑपरेशन को टाइम देने के लिए कि उसे कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्लॉक। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हो गया हमारा मेमोरी कोई नहीं कहेगा। तो मेमोरी है क्या? आपने बचपन से सुना होगा मेमोरी कार्ड, है ना? तो वो मेमोरी कार्ड अलग चीज़ है और मेमोरी अलग चीज़ है। पहले तो ये जान लो, ये क्या है। ये स्टोरेज स्पेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको दूध पीना है और दूध लेने के लिए बर्तन तो चाहिए होगा। तो वो जो बर्तन है ना, उस बर्तन को आप उस बर्तन में जो जगह है उसको आप कह सकते हो एक तरह से मेमोरी। हम आगे पढ़ेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो जगह है, इसमें हम क्या रखते हैं? इसमें हम स्टोर करते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब आप पूछोगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है? दोनों को तो हिंदी में जानकारी कहेंगे। तो देखो, अगर मैं ABCD लिखूँ या ठीक है, तो ABCD क्या है? नॉर्मल एक अल्फ़ाबेट्स हो गए इंग्लिश के, उनका कोई स्पेशल सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर मैं आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल लिखूँ तो क्या होगा? वो आपके स्कूल का नाम होगा, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है कि हाँ ये आपका स्कूल है। तो जो रैंडम डेटा होता है ना, जैसे ABCD, जिसका कुछ ख़ास मतलब नहीं होता, उसको कहते हैं हम डेटा। और जब आप उसे प्रोसेस करके या किसी तरह से वो ऐसी जानकारी जो आपको कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ ख़ास चीज़ बताता है, उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। लेकिन हिंदी में दोनों को ही हम जानकारी कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मेमोरी होती है ना, 2 टाइप की होती है, एक हो गई प्राइमरी, दूसरी हो गई सेकेंडरी। अब प्राइमरी का मतलब ही मेन होता है। ठीक है, प्राइमरी का मतलब ही मेन होता है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और इसमें 2 टाइप की मेमोरीज़ आ जाती हैं। एक हो गई रैम, दूसरा हो गया रोम। ये भी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, अब आपको रैम के बारे में क्या जानना है? पहले तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस में देख लेना भाई, डबल सी है या सिंगल सी है। ओके फ़ाइन। और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब जो आसानी से बदल जाए। जैसे कि पेट्रोल की बोतल को अगर आप ढक्कन खोल कर रख दो, ठीक है, एक दिन बाद आकर देखोगे पूरा बोतल खाली मिलेगा। क्यों? वो आसानी से वेपराइज़ हो जाता है, वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है। तो उसी तरीके से रैम भी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। क्या मतलब? इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वो खो जाता है जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हो। ओके, आप ना इस चीज़ को अपने फ़ोन पे भी ट्राई करना। फ़ोन भी एक तरह से बाय द वे कंप्यूटर ही है, क्योंकि उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर होता है और क्योंकि वो भी IPO साइकिल फॉलो करता है। और जब आप फ़ोन को ना अभी देखना, व्हाट्सएप पे अगर आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहते हो तो किस किस का नाम दिखा रहा है। लेकिन जब आप फ़ोन को रीस्टार्ट करोगे तो फ़ोन का जो रैम का डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। और जब रीस्टार्ट करने के बाद आप किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने जाओगे ना, तो रीस्टार्ट करने से पहले जिनका नाम दिखा रहा था उनका नाम नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनका डेटा लॉस हो चुका है। और मैं यहाँ पे फ़्लाइट मोड को ऑन करना भूल गया था। चलो कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, हम बात कर रहे थे रैम की।
और इसे हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो स्टैटिक रैम एस रैम और डायनामिक रैम डी रैम। रैम के बारे में इतनी नॉलेज काफ़ी है। अब ये रोम देखो, ये यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। तो रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी हो गई, ये एक परमानेंट मेमोरी है। अब ये परमानेंट मेमोरी क्यों है, क्योंकि देखो ये जहाँ इस्तेमाल होती है ना वो बहुत ही ख़ास जगह है। रोम के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर किया जाता है, रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने का सीक्वेंस स्टोर किया जाता है। जैसे कि लिखा रहता है कि पहले कौन सा कंप्यूटर का पार्ट स्टार्ट होगा, उसके बाद कौन से पार्ट को स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद कौन से पार्ट को स्टार्ट करना है। और मान लो अगर किसी वायरस या दूसरे मालवेयर के अटैक से आपका ये वाला जो प्रोग्राम सीक्वेंस है ख़राब हो जाए, करप्ट हो जाए, तो क्या कंप्यूटर स्टार्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। इस वजह से रोम के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो प्रोग्रामिंग सीक्वेंस का डेटा है, इसको हम एकदम परमानेंट बना देते हैं, मतलब कि फिक्स कर देते हैं, उसे कोई डिलीट ना कर सके, ठीक है। या डिलीट करना भी हो तो बहुत ही मुश्किल आए, वायरस या मालवेयर्स वगैरह के बस की बात ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम रोम को परमानेंट मेमोरी कहते हैं, उसको डिलीट करना आसान नहीं होता, और उसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कह लेते हैं, लेकिन आमतौर से परमानेंट मेमोरी ही कहा जाता है। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये बूटिंग के दौरान, कंप्यूटर को स्टार्ट करने को हम बूटिंग कहते हैं, तो बूटिंग के दौरान ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। रजिस्टर हमने कहाँ यूज़ किया था, प्रोसेसिंग के दौरान यूज़ किया था। अब इसके जो नॉर्मली 5 टाइप्स हैं उसको देख लो एक बार। तो इसमें जो पहला हो गया हमारा मास रोम हो गया। मास रोम ये जो रोम होता है ना, जब फैक्ट्री में तैयार होता है, तैयार होते संग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसके अंदर सारा प्रोग्राम, सारा डेटा लिख दिया जाता है, और इसे आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, इरेज़ नहीं कर सकते उसके अंदर के डेटा को। और इसके बाद जो है एक प्रॉम या फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या होता है, जब रोम तैयार होता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, वो खाली होता है, और जिस भी प्रोग्रामर या कंप्यूटर बनाने वाले इंसान के पास जाता है तो वो उसमें एक बार प्रोग्राम लिख देता है, और वो प्रोग्राम उस खाली रोम में जाकर स्टोर हो जाता है। इसके बाद उस रोम के डेटा को मॉडिफाई या डिलीट नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक बार ही उसमें प्रोग्राम लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब ये ऐसा रोम है जिसे अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज़ किया जा सकता है। बाय द वे इतना डिटेल्स से पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको जीके के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये जीके टाइप का ही यूनिट है, ठीक है। तो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम क्या है, अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसे इरेज़ करके फिर से इसे प्रोग्राम भी किया जा सकता है कई बार। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल लगा दिया ना, इसका मतलब यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम इरेज़ कर रहे हैं, और फिर बाद में इसे हम कई बार प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जितनी बार प्रोग्राम करना है उतनी बार बिजली के झटके दो प्रॉपर प्रोसीजर से, वो इरेज़ हो जाएगा और फिर आप उसको प्रोग्राम कर दो। फिर फाइनली आता है हमारा इलेक्ट्रिकली ऑल्ट्रेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब देखो, ऑल्टर मतलब होता है चेंज करना, इरेजेबल मतलब होता है इरेज़ करना। तो ये ऊपर नीचे भाई बहनों की कहानी ये है कि ऊपर वाला जो रोम है उसे जब इरेज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर का पूरा डेटा इरेज़ हो जाता है। मान लो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है रोम के अंदर वो 1200 लाइंस का है, और 1200 लाइंस में आपको खाली 12 लाइंस को ही चेंज करने थे, तो आपको पूरा इरेज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप खाली 12 लाइन को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करना यानी कि अल्टर करना। तो अगर आपको सब इरेज़ करने की जगह सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन अल्टर करना है, तब आप इस तरह के रोम को यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली ऑल्ट्रेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये फुल फॉर्म आपको लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, खाली शॉर्ट एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म लिख के मत आ जाना। फिर
प्राइमरी मेमोरी का पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। हम मेमोरी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, जिसे आमतौर से हम इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव, डीवीडी, हार्ड डिस्क वगैरह आते हैं। तो हम लोग तो नॉर्मली पेन ड्राइव ही यूज़ करते हैं और डीवीडी का ज़माना लगभग चला गया। आपकी जब शादी होगी तब इस्तेमाल होगा शायद। चलो भाई, जिनकी भी शादी होगी डीवीडी की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेना या क्लाउड पे डाल देना, क्योंकि डीवीडीज़ करप्ट हो जाती हैं। ये मत कहना कि कंप्यूटर टीचर ने बताया नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है? अच्छा देखो, यहाँ पे ना एक और अच्छी कहानी है। सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉन वॉलेटाइल या एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, पेन ड्राइव में जो भी आप मूवी या गेम स्टोर करते हैं वो अपने आप तो डिलीट नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे और पेन ड्राइव के अंदर की चीज़ें खुद से डिलीट हो जाएंगी। तो वो वॉलेटाइल नहीं होती हैं। क्योंकि वो वॉलेटाइल नहीं होती हैं इसीलिए उन्हें नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। अब पूछोगे भाई तो सर उसे परमानेंट भी तो कह सकते हैं। नहीं, अब देखो, रोम के अंदर आपको कुछ डिलीट करना होता है ना, जो अल्टरेबल या इरेजेबल रोम होते हैं, तो उसमें कई सारे पचड़े होते हैं, बहुत टिपिकल प्रोसीजर होता है। लेकिन पेन ड्राइव से आपको कुछ डिलीट करना है, सीधा सेलेक्ट करो, डिलीट मारो, आराम से डिलीट हो जाता है। इसलिए पेन ड्राइव वगैरह जैसे डिवाइसेस की जो मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, उसे आप परमानेंट मेमोरी नहीं कह सकते, वो सिर्फ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अब इसे एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है? अब आया हमारा काम ब्लॉक डायग्राम का। तो यहाँ पे देखो, ये जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें जो आईपीओ साइकिल फॉलो हो रहा है, इनपुट डिवाइस ने अपना सिग्नल अंदर भेजा, है ना, और यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन बना वो आउटपुट डिवाइस में हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे इस हरे बॉक्स को देखो, इस हरे बॉक्स में हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। ये जो ऊपर वाला वाइट बॉक्स है ये हमारा सीपीयू है, और नीचे वाला जो वाइट बॉक्स है ये हमारा मेमोरी यूनिट है। इस सीपीयू में हमने खाली कंट्रोल यूनिट और एएलयू लिखा है, लेकिन यहाँ पे असल में वो पांचों, कौन से, एसी आरबीसी, पांचों कंपोनेंट्स के नाम होने चाहिए थे। शॉर्ट में हमने बस इसे बना दिया है। तो यहाँ पे आपको मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने जो सीपीयू अब तक पढ़ा है असल में वो सीपीयू नहीं है। भले ही हम उसे ख़रीदते वक्त उसको सीपीयू ही लिखा पढ़ते हैं और उसकी एंट्री करते वक्त भी उसे सीपीयू लिखकर ही उसकी एंट्री करते हैं, लेकिन वो सीपीयू नहीं है। जो सीपीयू आप ऑन करते हैं ना, वो जो बटन लगी रहती है बड़े से ब्लैक बॉक्स में, ये जो जिसको मैंने ग्रीन बॉक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये बॉक्स बेसिकली सीपीयू नहीं बल्कि सीपीयू कैबिनेट है। कैबिन जानते हैं, लोगों के बैठने की जगह होती है, काम करने की जगह होती है। उसी तरह सीपीयू को जिस बॉक्स में काम करने की जगह दी जाती है, वो जो बड़ा काला बॉक्स देखते हैं आप नॉर्मली, वो सीपीयू कैबिनेट कहा जाता है। और उसके अंदर सिर्फ सीपीयू नहीं होता, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसमें हार्ड डिस्क भी होती है। तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क वो सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है जिसमें आप अपने नॉर्मली सारी कंप्यूटर की फ़ाइल्स को स्टोर करते हैं, जिसमें आपके सारे मूवीज़, गेम्स, बुक्स के पीडीएफ, सॉफ्टवेयर की फ़ाइल्स स्टोर होती हैं। वो सारी चीज़ें आपकी हार्ड डिस्क है, और वो हार्ड डिस्क यहाँ पे मेमोरी यूनिट के तौर पे दिखाया गया है। अब आपको और क्लियर करने के लिए वो मंडी, जनरल स्टोर और किचन की टोकरी का एग्ज़ाम्पल ले लो। तो आपको ये तो याद होगा कि किचन की जो टोकरी थी वो हमारा रजिस्टर था, और जो आपका जो जनरल स्टोर था ना, जिसमें टोकरी से ज़्यादा सामान आ जाएगा, लेकिन वो मंडी जितना दूर नहीं है, वो रैम है असल में, ठीक है। उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाता है और वो ज़्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ता, पास में ही रहता है सीपीयू के। और फाइनली जो मंडी है ना, जहाँ पे सारा डेटा रहता है, और वो थोड़ा वहाँ से जो डेटा पर काम करना रहता है, उस डेटा को लाकर रैम में या रजिस्ट्री में, जनरल स्टोर में या टोकरी में रखा जाता है। वो जो मंडी है बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क है, या फिर हार्ड डिस्क, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी है तो हम उसे सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है।
ये जो मेमोरी यूनिट है सेकेंडरी मेमोरी का, ये इस CPU के बाहर है या नहीं है? बाहर है ना, ये तो अलग अलग दो हिस्से हैं। तो इसलिए क्योंकि वो CPU के बाहर है, इसीलिए हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। चलो, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, अरे वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल क्यों है, इसको एक्सटर्नल क्यों कहते हैं, उसको परमानेंट क्यों कहते हैं। तो मैंने एकदम क्लियरली समझा दिया। अब ये याद रखना, यहाँ से कन्फ्यूजिंग है इसलिए क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें तो आपको खाली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी सब तो आप जानते ही हो। इतना पता है आपको, मूवीज़ जब स्टोर करनी होती है उसमें कितने KB की, कितने MB की मूवी है, ये सब तो बोलते रहते हो, कितने GB की मूवी है ना। तो ये सारे यूनिट्स आपको पहले ही से पता है। क्या नहीं पता होगा वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये जो आपको शुरू के दिख रहे हैं 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल और 8 बिट्स इज़ इक्वल टू 1 बाइट, ये आपको एक दो सिंपल सी यूनिट्स हैं, आपको रट लेनी है। और एक छोटा सा सिद्धांत, वो प्रिंसिपल सिद्धांत ये है कि जैसे कि हम लोग मैथ्स में जितने भी अपने यूनिट कन्वर्जन के चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर होगा, अगर 1 किलोग्राम है तो वो 1000 ग्राम होगा। यहाँ पे 1000 नहीं बल्कि 1024 का नंबर इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 1 MB या 1 मेगाबाइट कितने KB के बराबर है? वो 1024 KB या 1024 किलोबाइट के बराबर होगा। वैसे ही अगर मैं पूछ दूँ कि 1 GB 1 गीगाबाइट कितने MB के बराबर है, तो वो आप कहेंगे 1024 MB के बराबर है, ठीक है। तो ये भी आपको पता ही होगा कि मतलब ये बाइट है, उसमें 1024 लगा दो तो 1 किलोबाइट, किलो जुड़ जाता है। 1000 मतलब किलो होता है ना, तो यहाँ पे 1000 की जगह हमने 1024 लगा दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से किलो जुड़ गया यहाँ पे। अब किलो में और 1000 यानी कि 1000 की जगह 1024 हम जोड़ दें तो 3 ज़ीरो और लग जाएंगे। पहले से 3 ज़ीरो थे और 3 ज़ीरो लग गए, यानी कि 6 ज़ीरो हो गए। 6 ज़ीरो के लिए कौन सा यूनिट होता है? मेगा यूनिट होता है ना। तो 1024 किलोबाइट इक्वल्स 1 मेगाबाइट। उसी तरीके से 1024 मेगाबाइट से बड़ा 1 गीगाबाइट। तो आपको अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ याद करने में परेशानी भी है तो आप इतना आसानी से याद कर सकते हो। किलो के बाद आता है मेगा के बाइट आता है जिगा, और जिगा के बाद आता है टेरा। यहाँ तक तो सबको पता होता है। आप कोई भी कंप्यूटर आज लेने चले जाओ तो उसकी हार्ड डिस्क आपको टेराबाइट में ही मिलेगी, आमतौर से 1 टेराबाइट की आती है। अब इसके आगे याद करने परेशानी होती है कि ये पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट, योटाबाइट याद होता तो है लेकिन फिर दिमाग से निकल भी जाता है। तो आसानी से, बहुत ही इजी पीजी ट्रिक है इसको याद रखने का। मैंने क्या कहा? इजी पीजी। तो अगर तुम ध्यान दो, पी फॉर पेटाबाइट, ई फॉर एक्साबाइट, जी फॉर ज़ेटाबाइट, वाई फॉर योटाबाइट। तो यही सीक्वेंस है, पेटाबाइट से बड़ा, एक्साबाइट से बड़ा, ज़ेटाबाइट से बड़ा, योटाबाइट, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा मेमोरी भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी कंप्लीट नहीं हुआ, उसी का हिस्सा है स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस तो आमतौर से हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, DVD वगैरह। तो ये डिवाइसेस हैं, ठीक है। जैसे दूध रखने के लिए बर्तन लेते हो ना, तो वो बर्तन एक तरह का डिवाइस हो गया। तो मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो उसी तरीके से आपको कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए कुछ पेन ड्राइव वगैरह चाहिए होगी ना, वो पेन ड्राइव वगैरह डिवाइसेस कहलाएंगे यहाँ पे। और किस लिए यूज़ किया जाता है इन्हें? टू स्टोर डेटा ईजीली, आसानी से स्टोर करने के लिए। और वो डेटा कैसे होते हैं? वो डेटा ईजीली अल्टरेबल, आसानी से बदलने लायक होते हैं।
इसके जो एग्ज़ाम्पल हो गए, इसमें पहला हो गया हमारा हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क क्या है? ये जो है एक ऑफ कोर्स सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है और इसे हम CPU कैबिनेट के अंदर रखते हैं और नॉर्मली ये 1 TB स्टोरेज स्पेस की होती है। फिर आता है हमारा CD-ROM। अब इसका एक्सपेंशन या फुल फॉर्म क्या है? वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो गोल गोल सी होती है ना, सर्कुलर और शाइनी होती है। कई टैक्सी वाले अपने मतलब क्या कहते हैं, डेकोरेशन के तौर पे लटका के भी रखते हैं विंडशील्ड के साइड में बीचों बीच। तो वो जो है CD-ROM है बाय द वे। तो जब हम लोग छोटे थे उस टाइम में एक मूवी देखने के लिए 3-3 CD लग जाती थी। 3 CD में बस एक मूवी, और वो भी इतनी जल्दी ख़राब हो जाती थी, फंस के चलती थी। खैर, तो वो ज़माना था, उस वक्त तो CD आ गई थी, बड़ी बात थी। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होती ही है और जब इवॉल्व होती है तो बहुत ही सरप्राइजिंग होती है। आज देखो एक छोटी सी पेन ड्राइव में इतने सारी मूवीज़ लेके घूम सकते हो, तो एडवांटेज मिलता जाता है। अब ये है क्या? ये एक ऑप्टिकल डिस्क हो गई। ऑप्टिकल डिस्क इसे क्यों कहते हैं, क्या मतलब है? ऑप्टिक्स मतलब होता है रोशनी, और इसे रीड करने के लिए इसके अंदर क्या डेटा लिखा है उसे समझने के लिए कंप्यूटर एक ख़ास तरह की लाइट को यूज़ करता है। इसीलिए हम इसे ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, रोशनी से इस्तेमाल होने वाली डिस्क। और इसमें आमतौर से 700 MB का स्टोरेज स्पेस होता है और देखने को इसी तरीके से दिखने वाली डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं DVD। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क हो गई। इसमें नॉर्मली 4.7 GB मेमोरी स्पेस होता है। अब एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो डिस्क DVD और CD का जो डिस्क है, इसका क के लिए कौन सा लेटर यूज़ हुआ है? एक जगह C, दूसरी जगह कॉम्पैक्ट डिस्क में K है या C है, मुझे चेक करना होगा, आप भी एक बार चेक कर लेना। लेकिन हार्ड डिस्क के लिए जो क का साउंड है उसके लिए K लेटर ही यूज़ होता है। ठीक है, फ़ाइन। अब हम आते हैं अपने पेन ड्राइव पे, हमारा प्यारा प्यारा अच्छे डिज़ाइन वाला पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है। क्या मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव? देखो ये जो CD या DVD होती है ना, आपने देखा होगा इसे लगाने के बाद अलग से अजीब सा घूमने की आवाज़ आती है, क्योंकि बेसिकली वो अंदर जाकर घूमती हैं। इसी तरीके से जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, देखने में तो क्यूबॉइड शेप में होती है, लेकिन उसके अंदर भी एक घूमने वाली डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क लगी रहती है। मगर पेन ड्राइव के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इसे सॉलिड स्टेट यानी ठहरी हुई ड्राइव कहते हैं, और ये बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया मेमोरी का पार्ट कंप्लीट। अब हम देखेंगे इनपुट वर्सेस आउटपुट डिवाइसेस। ओ, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चंस आ गए तो बल्ले बल्ले। तो डिवाइसेस क्या है? ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, देखो अगर कोई किसी डिवाइस को हम CPU में डेटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इनपुट डिवाइस है मान लो, ये यहाँ पे हो गया हमारा CPU और ये हो गया हमारा आउटपुट। अगर किसी डिवाइस को हम किसी डिवाइस से डेटा को CPU में भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। और अगर CPU में जिस डेटा को प्रोसेस करके तैयार रखा गया है, जो कि अब इंफॉर्मेशन है, तो CPU में प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन को किसी डिवाइस पर दिखाने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो धीरे धीरे देख लेते हैं। बेसिकली आपको पता ही है इनपुट आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है devices which are used to input data into the CPU are called as input devices। ठीक है, whereas those यानी कि those devices which are used to output information, जिनकी मदद से इंफॉर्मेशन को आउटपुट किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो किन डिवाइसेस से हम इनपुट कर सकते हैं भाई CPU के अंदर डेटा को? पहला तो हो गया हमारा कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड क्या है? उसमें सेट ऑफ कीज़ होती हैं और डेटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब इसमें इसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक तो हो गया हमारा बेसिक और दूसरा हो गया एक्सटेंडेड कीबोर्ड। बेसिक कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? बेसिक कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं, ठीक है। अब एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ाकर, तो जिस तरीके से आपकी ज़रूरत है उतना बढ़ा सकते हो। एक्सटेंडेड कीबोर्ड की कोई की लिमिट नहीं होती। अब फिर हो गया हमारा माउस। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग का मतलब है निशानदेही करना या फिर निशाना लगाना कह सकते हो। तो आप क्या करते हो? आप इस माउस की मदद से आप अलग अलग ऑप्शन को निशान लगाकर, मतलब उसे वहाँ पे ले जाकर एम करके तब क्लिक करते हो ना। ऐसा तो नहीं है बस माउस को कहीं भी डगरा दिया, कहीं भी मूव कर दिया टेबल पे और क्लिक कर दिया। आप पहले वहाँ पे ले जाकर एम करते हो, उसके बाद ही तो क्लिक करते हो। तो माउस को इसलिए हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं और इसे हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए। और जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्लिक करने का सिग्नल क्योंकि सीपीयू में जाता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। अब जो स्कैनर है, स्कैनर क्या करता है? स्कैनर देखो, आपके सर्टिफिकेट का या फ़ोटो को स्कैन करना होता है तो आपने देखा ही होगा, प्रिंटर जैसी एक मशीन होती है बेसिकली, लेकिन वो प्रिंट नहीं करती है, वो स्कैन करती है। क्या मतलब स्कैन करने का? आप उसके अंदर पेपर रखते हैं और फिर उसका ऊपर का लिड क्लोज़ कर देते हैं, उसके अंदर से एक लाइट निकल के आती है और वो लाइट जो है उस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देती है और वो स्कैन डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर सेंड करती है और वो उस डॉक्यूमेंट का जो भी कागज़ आपने रखा था उसकी एक इमेज तैयार हो जाती है, जो कि फिर आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो स्कैनर क्या है? स्कैनर is an input device which scans the data and sends its image। उसके इमेज को CPU में भेजता है, जो कि बाद में हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है, ठीक है। अब बोलोगे सर कुछ स्कैनर तो होते हैं जो प्रिंट भी करते हैं, तो वो 2-in-1 मशीन्स होती हैं, स्कैनर इनबिल्ट विद प्रिंटर, ठीक है। लेकिन दोनों का अलग अलग काम है, स्कैनर को आप प्रिंटर नहीं बोल सकते। फिर अगला हो गया हमारा वेब कैमरा या सिंपली वेब कैम या फिर कैमरा आप कह सकते हो मोबाइल का, स्मार्टफ़ोन का। तो ये क्या करता है? आप वीडियो चैट जब कर रहे हो तो आप बोलोगे कि सर हम वीडियो चैट करते हैं तो हमारे वेब कैमरे में जो भी चीज़ें जाती हैं वो तो दूसरे के मोबाइल में दिखाई देती हैं, तो हमारा कैमरा क्या आउटपुट डिवाइस नहीं है वेब कैमरा? तो देखो बच्चे, वेब कैमरा से आपकी जो भी तस्वीर है, जो वीडियो है, पहले तो वो आपके स्मार्टफ़ोन के माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू में जा रही है। हमारा जो जज करने का पैरामीटर है कि कोई भी डिवाइस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, वो यही तो है कि सिग्नल कहाँ से कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर जा रहा है या सीपीयू के बाहर जा रहा है। वेब कैमरा कहाँ भेज रहा है? हमारी वीडियो के सिग्नल को माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के अंदर भेज रहा है ना, इसीलिए वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। इट कैप्चर्स द इमेज और वीडियो ऑफ द यूज़र एंड सेंड्स इट टू द सीपीयू। फिर आता है हमारा फाइनली आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल। तो इसमें पहला हो गया मॉनिटर। मॉनिटर में भाई कृपया करके ध्यान दो, टी के बाद ई नहीं लिखा है, TOR है। और इसके बाद इट आउटपुट्स द इंफॉर्मेशन इन ग्राफिकल फॉर्म। तो ग्राफिक्स कहीं भी वर्ड आया ना, इसका मतलब समझ लेना एक इमेज या एक तस्वीर के तौर पे। तो ये इंफॉर्मेशन को तस्वीर के तौर पे या ग्राफिकल फॉर्म में दिखाता है। तो इसके बाद हो गया हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है इंफॉर्मेशन को हमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिखाता है। फिर यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस का टॉपिक भी कवर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल सेट ऑफ प्रोग्राम है। इंटेंजिबल मतलब क्या है? इंटेंजिबल मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। ये आपने पढ़ा है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, वो हिस्सा हम जिसे छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी हो गई, छू सकते हो, उसे आप एक तरह से हार्डवेयर कह सकते हो। हमारी रूह हो गई, आत्मा हो गई, नहीं छू सकते, लेकिन उसके बगैर हमारी बॉडी काम करेगी नहीं, तो वो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। और हमें काम करने के लिए बॉडी और रूह, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यूज़ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। अब इसके जो टाइप्स हैं, 3 तरह के टाइप्स हो गए। तो पहला हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा हो गया हमारा मोबाइल ऐप्स। तो यहाँ पे ना
मोबाइल ऐप्स कुछ कहीं कहीं पे क्लासिफिकेशन में नहीं भी ऐड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में दिया हुआ था, इस वजह से इसे यहाँ पे ऐड कर दिया गया अलग से। अब एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन इसे समझने से पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर समझने से पहले हम दो चीज़ों को समझेंगे, और उसमें पहली चीज़ होगी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो, कंप्यूटर जब ख़रीद कर आता है उसके अंदर कुछ खास सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। अब उसमें अलग से अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जैसे ब्राउज़ करने के लिए गूगल क्रोम, मीडिया फाइल्स मूवीज़ वगैरह देखने के लिए VLC, कोई ख़ास गेम खेलना है तो उस गेम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो किसी भी ख़ास पर्पस के लिए जो अलग से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसको कहते हैं, इस तरह के अलग से इंस्टॉल हुए सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और मान लो आप कंप्यूटर में अपने एक प्रिंटर या स्कैनर ख़रीद कर जोड़ते हो, तो उस प्रिंटर या स्कैनर के साथ एक CD अलग से आती है, और उस CD के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ही आपका प्रिंटर या स्कैनर आपके कंप्यूटर से जुड़कर काम करेगा, उसके बगैर नहीं। तो ये जो ख़ास तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी ख़ास मशीन के लिए, मेरे एग्जांपल में प्रिंटर या स्कैनर के लिए आती है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो अब हम आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन पे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का ऐसा टाइप है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए या फिर रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब? कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने के लिए, देखो, आप मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको लगाते हो। कोई भी नया कीबोर्ड ख़राब हो गया, नया कीबोर्ड लगा दिया। अब उस नए कीबोर्ड के साथ आपको CD तो नहीं मिलती ना। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के, उनका जो सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में बना होता है, इनबिल्ट होता है। तो आपके कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स को कौन रन करता है? बेसिक हार्डवेयर को कौन रन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। साथ ही उसमें अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर डालोगे, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डालोगे, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आमतौर से एक ही चीज़ है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये जो अलग से आपने सॉफ्टवेयर डाला है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ 7, 10, 8.1 वगैरह हो गए, और भी बहुत पॉपुलर हैं। मैं आपको एनकरेज करता हूँ जाकर एक बार देखिए और कौन कौन से पॉपुलर OS यूज़ होते हैं। ओहो, कहाँ चला गया? ये रहा। तो OS ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कोर्स आपको मालूम हो गया होगा, और हम आ गए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हैं। तो कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं कर्नल। और डिवाइस ड्राइवर आप पहले ही से जान चुके हैं। कोई भी एक ख़ास हार्डवेयर होता है, कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक हार्डवेयर होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना होता है वो उस सॉफ्टवेयर को हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये फ़ाइल सिस्टम क्या है? देखो, अगर आपको कोई पेन ड्राइव से मूवी या गेम को अपने कंप्यूटर में सेव करना है तो आप क्या करोगे? पहले पेन ड्राइव ओपन करोगे, जो भी फाइल है उसे कट या कॉपी करोगे, उसके बाद जिस ड्राइव में भी लोकल डिस्क DEFGH जो भी है आपके पास, वहाँ पे जाकर एक फ़ोल्डर बनाओगे या पहले से बने किसी फ़ोल्डर में जाकर पेस्ट कर दोगे प्रॉपरली, है ना? तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें आपको फाइल्स की अलग अलग लोकेशन दिखाई देती है, अलग अलग डिस्क, अलग अलग ड्राइव्स दिखाई देते हैं, जिसकी मदद से आप फ़ोल्डर बना सकते हैं या पहले से बने किसी फ़ोल्डर के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, इस सिस्टम को कहा जाता है फ़ाइल सिस्टम। तो फ़ाइल सिस्टम एक तरीका है, इट इज़ अ वे या फिर एक मेथड कह लो, जिसमें कि डेटा को स्टोर और रिट्रीव किया जाता है। रिट्रीव का मतलब है पहले से किसी एक जगह रखे हुए डेटा को वापस जाकर लेना। मतलब आपने मूवी कॉपी कर ली, बाद में अगर आपको उस मूवी को देखना है तो आप उस मूवी को क्या करोगे? रिट्रीव करोगे। कैसे रिट्रीव करोगे? जहाँ पे उसे पेस्ट किया था उस फोल्डर में जाकर रिट्रीव करोगे। ठीक, ओके। तो अब अगला है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मालूम है इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र के किसी ख़ास काम को, पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फ़ीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टिकटिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर, आपके वीडियो चैट के सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीज़ें जो है स्काइप वगैरह, ये सब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 2 तरह के होते हैं, तब से बोलते ही जा रहा हूँ। ये 2 तरह के होते हैं, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसमें जो पहला तरह का सॉफ्टवेयर है, यानी कि जनरल पर्पस, जनरल मत बोल देना भाई, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ना आपके MS ऑफिस के एप्लीकेशंस जैसे हो गए। क्या मतलब, मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2007 जो पुराना वर्जन हम सब, आपके कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर में और सभी क्लासमेट के कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो मुझे ये बताओ उसमें हर एक टैब में, हर एक ग्रुप में सेम ऑप्शंस ही तो दिखेंगे ना, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर का सेम वर्जन है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के कंप्यूटर में होम टैब दिख रहा है, दूसरे के कंप्यूटर में होम टैब नहीं दिखा रहा है, वहाँ पे चाइनीज़ टैब दिखा रहा है, और दूसरे के और फिर तीसरे के कंप्यूटर में इटालियन टैब दिखा रहा है। सब में होम टैब ही दिखाई देगा उस जगह पे। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आपको भले ही अलग अलग जगह इस्तेमाल करो, लेकिन वहाँ हर जगह उसमें एक ही जैसे ऑप्शंस रहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये रेडीमेड होते हैं, ठीक है, पहले से बने होते हैं, आप बोल के नहीं बनवाते हो कि इसमें ये सारे ऑप्शंस ऐड करो। तो ये रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और इनमें सेम फीचर इस्तेमाल होते हैं जो भी सेम वर्जन के सॉफ्टवेयर रहेंगे, भले ही आप इसे वाइल यूजिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, यहाँ पे वाइल यूजिंग लिख देना चाहिए था, भले ही आप इसे अलग अलग जगह इस्तेमाल करो। एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ठीक है, तो कोई भी एक वर्जन ले सकते हो आप। फिर आता है आपका कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ मेड की जगह बिल्ट, BUILT लिखना चाहिए था। क्या मतलब कस्टम बिल्ट? मतलब इन सॉफ्टवेयर्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनवाया जाता है। कहते हैं कि हमें ये सारे ऑप्शंस चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में, ऐड कीजिए, या फिर ये नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कीजिए। और आप इन्हें एक जगह यूज़ करो या अलग अलग जगह मतलब आप इन्हें अगर अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग ज़रूरतों की वजह से इसमें अलग अलग फ़ीचर्स भी रहते हैं, ठीक है। इट हैज़ डिफरेंट फ़ीचर्स वाइल यूजिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हो गया फ़ी कलेक्शन सॉफ्टवेयर। एक स्कूल का फ़ी कलेक्शन का सॉफ्टवेयर दूसरे स्कूल के फ़ी कलेक्शन के सॉफ्टवेयर से अक्सर अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। और फिर फाइनली आपका मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे हम शॉर्ट में ऐप्स भी कहते हैं। और ये क्या है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कई सारे एप्लीकेशंस के नाम, जिसे मैंने अभी तक चलाया नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे टाइम बर्बाद करने वाले एप्लीकेशन से थोड़ा सा दूरी भी बना लो। हाँ, यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर टॉपिक कंप्लीट हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ इसमें जो डिवाइस ड्राइवर है या फाइल सिस्टम है ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आ जाता है टेस्ट में। अब इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एक अच्छा टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? जब हम कंप्यूटर्स को आपस में डेटा, कंप्यूटर रिसोर्स शेयर करने के लिए कनेक्ट करते हैं, या सिंपल तरीके से समझो, जब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है ना, तो जुड़ने के बाद जो कई सारे कंप्यूटर का गुच्छा समूह तैयार होता है, उस समूह को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है, भाई कंप्यूटर को जोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों अकेले अकेले वो काम नहीं कर सकते थे क्या? देखो, कंप्यूटर जोड़ने से ना आपस में इंटरकनेक्ट करने पर बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। किस तरह के? हम रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। कैसे रिसोर्स मतलब क्या है? रिसोर्स मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम यूज़ कर सकें। जैसे नेचुरल रिसोर्स बढ़ते आए हो बचपन से, है ना, हवा पानी यूज़ करते ही हैं हम।
तो यहाँ कंप्यूटर के कौन से रिसोर्स हो गए, ये 3 चीज़ें हो गई, एक तो डेटा, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा हार्डवेयर। अब डेटा के रिसोर्स को कैसे यूज़ करते हो भाई, जो इस वक्त मेरी वीडियो जो तुम देख रहे हो, आखिर इस वीडियो का डेटा यूट्यूब के किसी कंप्यूटर में स्टोर है, यूट्यूब के किसी सर्वर में। उस सर्वर से आपने अपना मोबाइल इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट किया है, और क्योंकि कनेक्ट हो गया है, क्या कनेक्ट हो गया है, आपका मोबाइल का कंप्यूटर और यूट्यूब का सर्वर का कंप्यूटर इंटरनेट के नेटवर्क के ज़रिए, इसी वजह से आप मेरे वीडियो का डेटा यूट्यूब से अपने मोबाइल में शेयर कर पा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक फ़ाइल को आप दूसरे कंप्यूटर में आसानी से शेयर कर सकते हो नेटवर्क बना के। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को, अभी मान लो हमारे कंप्यूटर लैब में सिर्फ हमारा जो है, बाकी 2 को छोड़कर लैन लगा हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब उसमें जो है 20 कंप्यूटर स्टूडेंट्स के हैं, एक जो है सर्वर है। अब मुझे ये बताओ, क्या सभी स्टूडेंट के कंप्यूटर्स में एंटीवायरस लगाने की ज़रूरत है? अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे 20 एंटीवायरस का पैसे देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर ख़रीदने के लिए। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स के कंप्यूटर्स एक सर्वर से कनेक्टेड हैं। अब ये सर्वर क्या है, ये सब चीज़ें हम 10th में जाके और अच्छे से जानेंगे। वैसे 8th से पढ़कर आप आ रहे हैं ये चीज़, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा क्या है। तो तो कंप्यूटर्स, तो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर हैं उनको एंटीवायरस से, इसके एंटीवायरस उनमें से हर एक में एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वर से जुड़े हुए हैं। तो सर्वर में सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेने पर सर्वर का एंटीवायरस अपने से जुड़े हर एक स्टूडेंट के कंप्यूटर को स्कैन कर देगा, और इस वजह से मुझे 20 की जगह सिर्फ एक ही एंटीवायरस ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे पैसे बचेंगे। यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को शेयर किया, और फिर फाइनली हम यहाँ पे हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। किस तरह से, अभी देखो, आपने देखा होगा कई सारे कंप्यूटर्स रहते हैं, लेकिन उनसे एक ही प्रिंटर कनेक्टेड रहता है, और आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठकर प्रिंट कमांड दो, वो प्रिंटर प्रिंट कर देता है। अगर मान लो आप ये रिसोर्सेज को नहीं जोड़ते, मतलब आपने प्रिंटर को कंप्यूटर्स के नेटवर्क में कनेक्ट नहीं किया होता, तो आपको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग से प्रिंटर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका हार्डवेयर का रिसोर्स जो है शेयर हुआ। तो ये तो था कंप्यूटर नेटवर्क। एक बार देख लेते हैं फिर से ये क्या है। ये सेट ऑफ कंप्यूटर्स है, एक मिनट, ये सेट ऑफ कंप्यूटर्स है और इन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्स? डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। फिर अब कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? देखो, नेटवर्क आप समझ गए, अब नेटवर्किंग समझोगे। तो नेटवर्क को बनाने का जो तरीका है ना, जो प्रोसेस है, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के प्रोसेस को ही कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। अब वायर्ड वर्सेस वायरलेस कम्युनिकेशन आपको समझना है, तो इसमें तो पहले जानोगे कि ये कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन हिंदी में जिसे बातचीत कहते हैं, आमतौर से हम इंसान शब्दों में भाषा का इस्तेमाल करके करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो एक दूसरे को डेटा एक्सचेंज करके, एक दूसरे को डेटा भेजकर कम्युनिकेट करते हैं। और इसी तरीके से इसी तरीके से ये जो डेटा एक्सचेंज होता है ना, इसको हम जब वायर के ज़रिए करते हैं, यानी कि दो कंप्यूटर्स को वायर के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है और उनके बीच फिर डेटा एक्सचेंज होता है वायर के ज़रिए, तो इसे हम वायर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और अगर वायर की जगह वायरलेस डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा हो कंप्यूटर में, नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए, तो उसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, अपने से समझो, अपने से बना के लिखो, वर्ड बाय वर्ड जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका आप अपने से बना के लिखो। आपको बस अपना आइडिया टोटली प्रोपगेट करना है, ठीक है, लिख देना है कि हाँ ये चीज़ आपने सीखी है सिंपल लफ्ज़ों में। फिर इसके बाद आता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी सिंपल सा टॉपिक है और मज़ेदार भी है। और इसमें जो है ना, पहले हम ब्लूटूथ को पढ़ते हैं क्योंकि ये दादाजी हैं, यानी कि ये सबसे पहले आए थे इन तीनों में। तो ब्लूटूथ क्या है? ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। और बाय द वे आपको ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह, ब्लूटूथ हेडसेट वगैरह पहले ही से पता है।
तो ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखना, ईयरबैंड हेडफोन वगैरह नहीं है, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। और इसके ज़रिए डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस जैसे वायरलेस प्रिंटर वगैरह आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर डेटा को शेयर कर सकते हैं और इसका रेंज जो है 10 मीटर रेडियस, 10 मीटर रेडियस यानी कि 20 मीटर डायमीटर के रेंज तक इर्द गिर्द रहता है। और इससे जो फाइल ट्रांसफ़र है वो काफ़ी स्लो होता है। यानी कि आप एक कैमरा से फ़ोटो लोगे ना, अभी इन दिनों का जो कैमरा, सिंपल कैमरा 12 से 16 मेगापिक्सल वाला, जो 2.5-3-4 MB की इमेज बनेगी आपकी, उसको अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ब्लूटूथ से अगर ट्रांसफ़र करना है तो 3-4 मिनट ले लेगा, इतना स्लो होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान देना है, वायरलेस फिडेलिटी है। और ये जो है ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये सभी बेसिकली वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं। और ये भी कंप्यूटर्स, स्मार्टफ़ोन और दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करके आपस में डेटा शेयर करने को अलाउ करता है। लेकिन इसका रेंज काफ़ी बड़ा है, 30 मीटर के रेडियस यानी 60 मीटर डायमीटर में आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसकी जो फ़ाइल ट्रांसफ़र स्पीड है ना, वो फास्ट होती है। तो अब जो गूगल फाइल्स या फिर ज़ैपिया या शेयरिट या जेंडर ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं और फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? वो वाईफाई टेक्नोलॉजी ही यूज़ करता है, इसीलिए आपको उसे ऑन करना होता है। फिर आता है हमारा फाइनली क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इस ज़माने का ट्रेंड है, उसका एकदम बेसिक लेमैन की चीज़ यहाँ पे दी गई है। क्या है वो? ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके ज़रिए क्या करते हैं? इसके ज़रिए हम यूज़र को इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। मान लीजिए कि आप यूज़र हैं, यूज़र यानी कि चलाने वाला, यूज़ करने वाला। आपको जो है आप गए पिकनिक में गए क्या? हाँ चलो, पिकनिक में नहीं, अपने फैमिली रिश्तेदारों से मिलने गए। लेकिन आप अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर अपनी फैमिली फ़ोटोज़ देखने चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एल्बम तो आप घर पे भूल आए, तब कैसे फैमिली फ़ोटोज़ देख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन जो भी है, स्मार्टफ़ोन बेसिकली कंप्यूटर ही है कह सकते हो, उसे इंटरनेट से कनेक्ट करो। और इंटरनेट में अगर आपने पहले अपने फैमिली फ़ोटोज़ को अपलोड की हुई है तो अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद इंटरनेट से आप डायरेक्टली उन फ़ोटोज़ को देख सकते हो और अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया ना, ये था डेटाबेस वाली क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था कि आप अपनी फैमिली फ़ोटोज़ को इंटरनेट पे सेव कर सकते हो, तो वो सेव कर रहे हो तो क्या बन रहा है वहाँ पे आपके फैमिली फ़ोटोज़ का एक डेटाबेस तैयार हो रहा है। और डेटाबेस क्या है? एक तरह की कंप्यूटिंग सर्विस है। इसी तरीके से आप डायरेक्टली इंटरनेट से जुड़कर किसी सॉफ्टवेयर को बिना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर जो कि एक कंप्यूटिंग सर्विस है, उसका भी इस्तेमाल डायरेक्टली कर पाते हैं। और इस वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है? इंटरनेट ज़रूरी है, और इंटरनेट को ही यहाँ पे हम क्लाउड कहते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? देख लो फिर से एक बार। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे कि सॉफ्टवेयर, डेटाबेस वगैरह को हम इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इस सर्विस को अगर आप फ्री में यूज़ कर रहे हो, फ्री में है तो वो पब्लिक हो गई, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। और अगर पैसे देकर यूज़ कर रहे हो तो वो प्राइवेट हो गया, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? इसका डेफिनेशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, वीडियोस एंड ऑडियो भी आएगा यहाँ पे, इसमें ऑडियो भी लिख लेना, ठीक है। तो मल्टी यानी कई सारे, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, कई सारे मीडिया। तो टेक्स्ट क्या है? जो भी प्रिंटेड होता है उसे हम टेक्स्ट कहते हैं।
इमेज तस्वीरें, ऑडियो जिसे सुन सकते हो, वीडियोस जिसे देख सकते हो, एनिमेशन जिसे हाथ से वीडियो जैसा बनाते हैं, ठीक है, कार्टून वगैरह आप जो देखते हो। तो इन सबको जब आप जोड़ते हो, इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आप जोड़ते हो और जो चीज़ तैयार होती है वो है मल्टीमीडिया। जो इनका जो जोड़ तैयार होता है, जोड़ को यहाँ पे इंटीग्रेशन वर्ड से डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब जोड़, इट इज़ द इंटीग्रेशन जोड़ ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशन एंड वीडियोस। और आप कोई भी चीज़ अब देख लो मोबाइल पे, वो चाहे न्यूज़ हो, एंटरटेनमेंट का कोई गेम हो, सीरियल हो, मूवी हो, वो सभी चीज़ें क्या किस तरह के मीडिया फॉर्म है? प्रिंटेड मीडिया है क्या? नहीं, प्रिंटेड मीडिया तो न्यूज़पेपर हो जाएगा। ये सारी मल्टीमीडिया का फॉर्म है। अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़, इसमें से पहला हो गया हमारा इमेज। इमेज क्या है? पिक्चर जो कि डिजिटल फॉर्म में है। डिजिटल यानी कि 0101 जिसे कि आपका कंप्यूटर समझता है। तो ऐसे पिक्चर जो कि डिजिटल फॉर्म में हो उसे हम इमेज कहते हैं। आपके सेल्फ़ी वगैरह सब इमेज हो कहलाएंगे। ऑडियो, ऐसा मीडियम जो कि इंसान सुन सकें, विच इज़ ऑडिबल टू ह्यूमंस, इज़ कॉल्ड ऑडियो। वीडियो जो है एक पहले बताता हूँ ये क्या है। आपने ये देखा होगा कि कई मूवी में या आपने खुद ही बचपन में किया होगा, एक कॉपी में लगातार कई पन्नों में कई सारी ड्राइंग रहेंगी और फिर जब आप लगातार उन पन्नों को एक के बाद एक अंगूठे की मदद से टर्न करोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी छोड़ोगे, तो ऐसा लगेगा कि उसमें जो बनाई हुई, ड्रॉ की हुई जो पिक्चर्स हैं वो मूव कर रही हैं। तो बेसिकली वो मूव करती हैं क्या? नहीं, लेकिन क्योंकि जल्दी जल्दी उन पेजेस को टर्न करते हैं तो हमें लगता है कि उसके अंदर की ड्राइंग मूव हो रही है, चल रही है। तो वही चीज़ वीडियो के साथ भी होती है। वीडियो क्या है? बेसिकली एक रील की तरह होती है और उस रील में जो हर एक फ्रेम रहता है उसमें एक उसका क्या बोलते हैं, ड्राइंग जो है छप जाती है। ड्राइंग नहीं, वो तो इमेज कह सकते हो, उसकी तस्वीर छप जाती है। और जब जल्दी जल्दी उन फ्रेम्स को एक के बाद एक दिखाया जाता है तो हमें लगता है कि उसमें जो इमेजेस हैं वो रुकी नहीं है बल्कि चल रही हैं। इसी को हम वीडियो कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो क्या है? ये एक मीडियम है जिसमें कि सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, कई सारी इमेजेस लाइन से इज़ शोन वेरी क्विकली एज अ मूविंग पिक्चर। तो वीडियो एक मीडियम है जिसमें कई सारी इमेजेस को एक के बाद एक तुरंत दिखाया जाता है, जैसे कि कोई पिक्चर मूव कर रही है, कोई तस्वीर मूव कर रही है। तो ये तो हो गई वीडियो। तो वीडियो में असल की चीज़ें रहती हैं, लेकिन जो एनिमेशन है ना, एनिमेशन को ड्रॉ किया जाता है। आप में से जिन्होंने जूनियर क्लासेस में मैक्रोमीडिया फ्लैश का यूनिट किया था, मोशन ट्वीन और शेप ट्वीन, जिसमें आप खाली पहला फ्रेम और लास्ट फ्रेम में बनाते थे और बीच के जो जितने भी फ्रेम्स थे उनमें एनिमेशन में कंप्यूटर खुद ड्राइंग जनरेट कर देता था। तो वो जो एग्ज़ाम्पल है एनिमेशन का, ये भी बिल्कुल वीडियो की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, रियल इमेजेस की जगह क्या होता है, फ्रेम को एनिमेटेड फ्रेम इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंप्यूटर में या फिर उस डिज़ाइनर ने खुद से उस पर ड्राइंग बनाई होती है, वो कोई असली चीज़ नहीं होती है। कार्टून्स वगैरह जैसे हो गए, ठीक है, ये सारे कार्टून्स वगैरह एनिमेटेड फ्रेम्स होते हैं। तो ये तो रहा एनिमेशन। अब इसके बाद हम एकदम एंड में आ गए, सोशल नेटवर्किंग। क्या है सोशल नेटवर्किंग? करने को तो दिन भर चला लोगे, लेकिन जब लिखना आएगा तो वही फेसबुक, स्नैपचैट लिखकर कई लोग निकल लेंगे। तो भाई ठीक है, चला लेते हो, लिखने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका भी सीख लो, है ना। बोल सकते हो तो हाथ से भी एक्सप्रेस करना सीख लो। क्या है ये? एक तरीका है, प्रैक्टिस कह लो, वे कह लो, मेथड कह लो। क्या होता है इसमें हम सोशल मीडिया प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को एक दूसरे से ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं। इसमें हम ये तरीका है जिसमें कि हम सोशल मीडिया प्रोग्राम्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए लोगों को एक दूसरे से ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस जो हैं हो गए, देखो आसान है इसको याद रखना। एडवांटेज को याद रखने का एक शॉर्टकट कोड लिख लो अपने पास, बिट। इसमें बी से हो गया ब्रांड अवेयरनेस। देखो आपने अपना, मान लो एक छोटा सा स्टोर खोला है, कोई भी फैंसी स्टोर वगैरह खोला है,
तो कितने लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं। उसका फ़ेसबुक पेज बना लेंगे और उस पर जो भी अपडेट्स आता है लगा रख लेते हैं, और जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं उनको इस बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं कि उनकी दुकान पे क्या सामान आया है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड को की अवेयरनेस को, जागरूकता को फैलाते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। अब आई से क्या है, इंटरेक्शन। तो अब छोटे जो बिज़नेस होते हैं ना, आमतौर से उनको अलग से फ़ोन कॉल, कस्टमर केयर वगैरह सेटअप करने की फ़ैसिलिटी नहीं रहती है, उतना फंड नहीं रहता है। तो वो क्या करते हैं, छोटे से फ़ेसबुक पेज अगर बना लेते हैं अपने दुकान का, तो कोई किसी भी कस्टमर को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो अपना मैसेज कर सकते हैं, जिसके ज़रिए कस्टमर इंटरेक्शन में काफ़ी आसानी मिलती है। ये चीज़ काफ़ी फ़ास्ट हो जाती है। फिर हो गया हमारा टी फॉर कीपिंग इन टच में रहना, यानी कि उससे कांटेक्ट में रहना। तो दोस्त लोग, अभी तो आप लोग साथ में हो, जब कहीं और चले जाओगे तो क्या करोगे, फ़ेसबुक खोलोगे, अच्छा ठीक है वो मेरा दोस्त अब क्या कर रहा है, देखें क्या कर रहा है। उसके किसी की प्रोफाइल देखकर नाराज़ हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, तो किसी की प्रोफाइल देखकर खुश हो जाओगे। ठीक है, अब उसके क्या वजह हो सकते हैं आपको खुद बेहतर पता है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। तो लोगों के कांटेक्ट में रहने को भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये तो रहा एडवांटेजेस। अब ड्रॉबैक्स क्या है, ये बहुत एडिक्टिव है। एडिक्शन का मतलब क्या है, एक डेफिनेशन में ये कहा गया है, अगर आपको सोकर उठने के बाद पहले 10 सेकंड में किसी एक चीज़ को बार बार करने का मन करे जो कि आपके लिए हार्मफुल हो, उसे हम कहते हैं एडिक्शन। तो मोबाइल खोलने के बाद, अरे मेरे पोस्ट को लाइक मिले, कितने लाइक मिले, अरे किसी का मैसेज आया नहीं आया, रिप्लाई आया नहीं आया, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है, दैट मीन्स यू हैव बिकम एडिक्टेड। तो इसका ड्रॉबैक आपको पहले ही लग चुका है। सुधरने की कोशिश कीजिए, सुधर जाओ। ओके, चलते हैं। और ये मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया, और भी कई सारे हैं। आप एक बार थोड़ा सा यूट्यूब सर्च करना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाएंगी। और इसे जो है, इस सोशल मीडिया को रेगुलेट करना और इस पर लॉ को प्रॉपरली रेगुलेट करना मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों? एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो, आपने अपनी फ़ोटो डाली, किसी ने फेक प्रोफाइल से बेकार सा कमेंट कर दिया और निकल गया। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? पुलिस को जाके कंप्लेंट करोगे, दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नॉर्मली पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती नहीं है, आपको पता है। और मान लो पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर कर भी लिया, तो पुलिस सेल, आपको पता है, नॉर्मली इतने टेक्निकली इक्विप्ड नहीं रहते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने कितना टाइम लगेगा। और मान लो उसके बाद भी अगर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और जिसकी फ़ेक प्रोफाइल रहती है वो अपना अकाउंट डिलीट कर देता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कल्प्रिट तक पहुंचना। तो ऑनलाइन दुनिया में आप अपने आप को क्राइम से बचा के रखो, ये आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि एक बार आपके अगेंस्ट क्राइम कमिट हो गया तो फिर उसका आपको इंसाफ मिलना, जस्टिस मिल पाना बहुत मुश्किल और ना के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इसका एक शॉर्टकट चाहिए तो आप मैल लिख सकते हो। मैल मतलब बुरा। ठीक है, तो ड्रॉबैक हमेशा बुरा ही होता है। अब ये एम क्या है? एम जो है मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर हो गया। ए क्या है? एडिक्शन हो गया। और एल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। तो ड्रॉबैक भी हो गया। और उसके बाद फाइनली आपके प्रिकॉशन मतलब सावधानियाँ, तो जो आपको बरतनी चाहिए ताकि आपके अगेंस्ट ऐसे प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कभी अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करिए। आपको साइबर सेफ्टी यूनिट में भी बताया गया था, इससे आपके किडनैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अपनी प्रोफाइल इमेज अपलोड करने से पहले ज़रा सा उसे बिगाड़ दीजिए। ठीक है, मतलब बिगाड़ दो कि उसमें थोड़ा सा डार्क शेड लगा दो, चेहरा प्रॉपर ना आए, ताकि आपका चेहरा कोई गलत चीज़ों में फ़ोटोशॉप ना कर दे, गलत चीज़ में कट करके पेस्ट ना कर दे। ठीक है, और इसी तरीके से अपने पासवर्ड को कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में नहीं, कुछ महीनों में अपडेट किया करो, चेंज किया करो। तो यहाँ पे आपको अगर चाहिए कोई शॉर्टकट तो आप पिप लिख सकते हो, जिसमें कि पहले पी से आपका पर्सनल डिटेल्स हो जाएगा, आई से हो जाएगा आपका इमेज, और पी से हो जाएगा आपका पासवर्ड। ठीक है, फाइनली हमारा चैट साइट हो गया। चैट साइट जिसे कि हम चैट रूम भी कहते हैं,
ये वेबसाइट होती हैं, ये सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ये वेबसाइट होती हैं और ये इंटरनेट पे होती हैं और इंटरनेट के ज़रिए ही लोग एक दूसरे से मिलकर चैट कर सकते हैं, रियल टाइम चैट कर सकते हैं। जैसे रियल टाइम मतलब तुरंत तुरंत, जैसे कि व्हाट्सएप पे कर लेते हो, लेकिन व्हाट्सएप तो एक मोबाइल ऐप है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हो, है ना। तो मोबाइल ऐप सारे लगभग मैक्सिमम मोबाइल ऐप्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है और कहीं कहीं पे उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है, अलग से मोबाइल ऐप नहीं कहते। तो सबका अपना अपना फंडा है, आप कह सकते हो जो चाहो। तो रियल टाइम चैट करना हो इंटरनेट के ज़रिए, आपके पास मोबाइल ऐप्स ना हो तो आप चैट साइट का यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल इतना लंबा चौड़ा देकर रखा हुआ है और स्लैश के आगे जो इतना ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है फाइल डायरेक्टरी के लिए, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में सिर्फ chatz.com लिख दोगे तो बस काफ़ी है। सो दैट्स इट, आपका यूनिट पूरा हुआ और उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम में अच्छा हेल्पफुल होगा। चलो ख्याल रखो।